नहीं रही, तब्दीलियां क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 3-4 बड़े हैवी वेट किस्म के मामलात हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले अब से थोड़ी ही देर पहले मुबैना तौर पे कुछ ऑडियो लीक सामने आई हैं मुबैना गुफ्तगू की बिटवीन चौधरी परवेज़ इलाही एंड मुबैना तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के दरमियान। और ये बड़ी खौफनाक, बड़ी तहलका अंगेज़, बड़ी ही हैरान कुन, बड़ी ही नाकाबिल यकीन किस्म की ऑडियो लीक्स हैं, क्योंकि 2-3 इसमें ऑडियो लीक सामने आई हैं और इसमें एक ऑडियो लीक मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के दरमियान है, जिसमें परवेज़ इलाही मज़ाहिर नकवी साहब के पास मुबैना तौर पर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और उसको एक तरह से रिस्ट्रेंट का शायद मुजाहरा कर रहे हैं गालिबन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब मुबैना तौर पे, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नहीं जी मैं आपके पास पहुंच गया हूं। फिर एक और ऑडियो लीक है जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब की मुबैना गुफ्तगू है बिटवीन चौधरी परवेज़ इलाही, और वहाँ पर भी यही बात हो रही है कि जी कुछ मखसूस केसेस हैं जो एक मखसूस जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के पास ही लगवाए जाने चाहिए, किस तरह लगवाए जाने चाहिए वो भी गुफ्तगू हो रही है। और फिर एक और ऑडियो लीक है जो कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से ही कुछ मज़ीद केसेस कि जी ये केसेस भी मज़ाहिर नकवी साहब के बेंच में ही लगाने हैं। ये बड़े खौफनाक, बड़ी तहलका अंगेज़, नाकाबिल यकीन हद तक तहलका अंगेज़ और खौफनाक किस्म की ये ऑडियो लीक्स है। क्या है ज़रा सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वालेकुम जैसा जी सलाम अलैकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ पहुंच गए नहीं पहुंच जी नहीं मैं आप भी आ रहा ਉੱਥੇ जैसा कोई गल नहीं करती कोई सारा मैं कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ नहीं ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं 1 सेकंड ਦਾ सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। नहीं गल मैं आ गया गल तो सुनो मैं आ गया ना नेड़े पहुंच गया यार की कर रहे पिया। सर सलाम सर। अच्छा जनाब से रिक्वेस्ट है कि वो मोहम्मद खान का जो केस है ना वहाँ पे जी जी सर सुप्रीम कोर्ट में वो कोशिश करके तो मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया इन्होंने, फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिया, जोजा साहब को पूछ लें वो कर रहा है। जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है लेकिन मैं सही है समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ जोजा साहब। जी जी मुज़ाहिर अली नकवी को लगाना जो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे अभी कि फिर उस तो बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे बिल्कुल। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ठीक है जी, बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है जानना। बड़ी ही तहलका अंगेज़ किस्म की ये ऑडियो लीक्स हैं मुबैना तौर पे। 2-3 मामलात इसके हवाले से सवालात रेज होते हैं और उठाने बहुत ज़रूरी हैं। वो मामलात एक तो ये कि सबसे पहले डिटर्मिन होना चाहिए कि ये ऑडियो लीक्स असली हैं या जाली हैं। अगर तो ये जाली हैं तो तहकीकात होनी चाहिए कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, किसने ये ऑडियो लीक की, फिर वो तफ्तीश का एक अलग पैटर्न, एक अलग रूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑडियो लीक्स असली हैं तो फिर तो बहुत खौफनाक किस्म का एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। फिर तो ये मामला क्या जुडिशल कमीशन में जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले फॉरेंसिक होना चाहिए, जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, असली जाली का इसका तायुन होना चाहिए। अगर ये असली साबित हो गई तो फिर 2-3 मामला, 2-3 अहम सवालात के क्या ये मामला जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़
जुडिशल कमीशन में जा सकता है? क्या परवेज़ इलाही के खिलाफ तहकीकात मुकदमात हो सकते हैं? क्या किसी भी जज का जो हलफ है या अखलाकी एतबार से ये इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि कोई भी सियासतदान उनसे मुलाकात के लिए उनके पास आए, ख़ासतौर पर जबकि केसेस पड़े हुए हैं? और किसी भी सियासतदान का हलफ या किसी भी सियासतदान के अखलाकी मयार, क्या वो भी इजाज़त देते हैं कि वो जजेस के साथ जाके उनके पास जाके मुलाकातें करें? और क्या किसी सियासतदान को ये ज़ेब देता है कि वो अपना मनपसंद जज मुकर्रर कर ले, अपने जहन में मुकर्रर कर ले, या उसके बेंच के पास अपने केसेस लगवाने शुरू कर दे? तो ये बहुत खौफनाक एक मामला है, इसकी तफ्तीश तहकीकात होनी चाहिए। एक तो इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से कार्रवाई करने के लिए सदर साहब को खत लिख दिया है, और इमरान खान कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इस पे प्रोग्राम में आगे चल के ज़रा तफसील से बात करेंगे। जावेद चौधरी के कॉलम को बुनियाद बना रहे हैं इमरान खान साहब। एक तो उस कॉलम में जो बातें हैं, जावेद चौधरी ने खुद ही उन बातों की एक तरह से तरदीद कर दी थी, और दूसरा, जावेद चौधरी का कॉलम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं किया जा सकता, किसी तफ्तीशी प्रोसेस में साबित नहीं किया जा सकता। ये कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन इमरान खान के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है आइन शिकनी का, आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से। तीसरा, इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद होगी, अदालत के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे? हमने कल भी प्रोग्राम में इस पर डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करेंगे। खान साहब जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाते रहे हैं, अभी भी लगाते हैं, वो अदालत के सामने या रूल ऑफ लॉ के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? इसके अलावा गवर्नमेंट की भी ज़रा पोस्टमार्टम करेंगे। मईशत, पेट्रोल, हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मरीम नवाज़ ने भी ख़ुद को डिस्टेंस कर लिया है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी जब नवाज़ लीग की हुकूमत आएगी, जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आएगी। सो नून और शीन के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। ये वो बड़े बड़े मौज़ूआत हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं लाल चंद मली साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और शुएब शाहीन साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब, पहला सवाल मेरा ख्याल है कि आपसे कर लिया जाए। ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स आई हैं बिटवीन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब एंड परवेज़ इलाही, कितनी खौफनाक है, कितनी परेशान कुन है ये आपके लिए अगर ये असली साबित हो जाए? पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता। दूसरी बात है कि कौन इसको लीक कर रहा है। तीसरी बात ये है कि सबसे बड़ा जुर्म जो होता है वो किसी की फ़ोन टेप करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डिक्लेयर कर चुकी है। स्पेशली मुबैना तौर पे किसी की भी ऑडियो लीक करना या फ़ोन टेप करना, पसंद होने और एक जज के पास ही केसेस लगवाने और एक जज के पास मुलाकात करने के लिए जाने से भी बड़ा है फोन टैप करना जो। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। देखें, अब तो अभी तो ऑथेंटिसिटी की बात बाद में आएगी ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं उस पर जाने से पहले की बात कर रहा हूँ। टेलीफोन एक प्रोटेक्टेड लाइन है एक जस्टिस साहब की या एक चीफ मिनिस्टर की, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर के ज़माने की बातें हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की या किसी प्राइम मिनिस्टर की या किसी जस्टिस की जिसकी टेलीफोन टेप कोई शख्स कर रहा है या कोई इदारा कर रहा है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन कर रहा है। सबसे पहला ये जुर्म है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप फ़ोन टेप करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को की वेरासिटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वेरासिटी ऑफ ए वॉइस वो बड़ा मुश्किल है। आपकी आवाज़ कोई भी शख्स बाहर बैठ के बनाता है और वो अपने आप को गरीदा फारूकी बना लेता है। जब उसकी आप ऑथेंटिसिटी में जाएंगे उसकी 100% ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अगर वीडियो हो तो उसकी टू सम एक्सटेंट होती है। बहुत एडवांस हो चुकी है अब दुनिया भर में, डीप फेक हो, फेक ऑडियोज बनाई गई हो, डिटरमिन करवा ली जाती है। देखिए हमारे मुल्क में फॉरेंसिक लैब है पंजाब की। हमारे मुल्क में जिन लोगों ने फ़ोन टेप किए हैं वही इदारे अगर उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे तो उसके ऊपर कौन होगा जो ये बताएगा, जिसकी इतनी जुर्रत है कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे या साबिक चीफ जस्टिस आजाद फोरेंसिक करवा लेना। आजाद फोरेंसिक किससे कराएंगे? बाहर करवा लें। नहीं, किससे कराएंगे? कितनी मुस्तनिद फोरेंसिक फर्म्स हैं। ये तो उस वक्त की बात आएगी जब इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बात आएगी। सबसे पहला जुर्म ये है कि जिसने ये ऑडियो लीक की है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन स्पेशली प्रोटेक्टेड लाइन से की जाने वाली गुफ्तगू को लीक करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अब आगे क्या है?
آپ اگر ایک کی جانے والی گفتگو کے چند ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں یا 2 لفظ نکالتے ہیں یا 2 جملے نکالتے ہیں اور اس کو 2 جملے ادھر سے جوڑتے ہیں 2 جملے ادھر سے جوڑتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طرح کی ٹیپ کے ذریعے ملائن کر رہے ہیں اداروں کو اور اسپیشلی سپریم کورٹ کو اور سپیریئر جوڈیشری کو، یہ غلط ہوگا اور اس کا رانگ ٹرینڈ ہم سیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ شاکنگ نہیں ہے یا یہ بڑا جرم نہیں ہے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کہ اگر یہ آڈیو لیکس اصلی ثابت ہو جاتی ہیں آفٹر فورینزک انالیسس تو ایک جج کے پاس سیاستدان کا ملنے کے لیے جانا، حاضر سروس جج مبینہ طور پہ حاضر سروس سیاستدان جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹری کے دور کی آڈیو لیکس ہیں، اور پھر اسی جج کے پاس اپنے کیسز لگوانا، کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی یہ تو ہیپوتھیٹیکل ہے نا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک جج کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی ریلیشن شپ ہے، میں اگر جج کے بعد میرا تعلق ہے فرض کرو کسی سیاستدان سے یا کسی جج سے، میں اس کے پاس چائے پینے جاتا ہوں، وہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں یا وہ جرم کر رہا ہے، تو لہٰذا اٹ از ناٹ اے کرائم۔ وکیل کا اور جج کا تو معاملہ ذرا سیپریٹ ہے نا، یہاں پر تو سیاستدان اور جج کا معاملہ۔ میں ایک بینگ اے پولیٹیشین بھی بات کرتا ہوں، میرا اور ایک جج کی رشتہ داری ہے، میرے ایک جج کی دوستی ہے، ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ٹیلی فون لائن پہ بھی رابطہ کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گپ لگاتے ہیں۔ اگر کیس کے اندر یا کوئی اس شخص نے مس کنڈکٹ کیا ہے اس جج نے، تو دین ہی از لائبل فار دیٹ۔ پرسنل ریلیشن شپ کسی کا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی پولیٹیشین کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ رشتہ داری ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی سلام دعا ہو سکتی ہے، تو وہ کوئی بات کرنا، کوئی بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جس طرح چیزیں جوڑ کے اس وقت پیش کی گئی ہیں، مجھے اس کے اندر اس کی اتھینٹسٹی نظر نہیں آتی۔ اوکے، آپ اسے کوشچن کر رہے ہیں۔ لال چند ملی صاحب، کمنگ ٹو یو، آپ چودھری پرویز الہی کو ڈیفینڈ کریں گے گیون دیٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، بٹ آپ کے اتحادی تو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، اور اگر آپ ڈیفینڈ کریں گے یا آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا سالڈ بیانیہ رہا ہے نون لیگ کے خلاف، خاص طور پہ آپ کا بیانیہ الزامات یہ رہے ہیں کہ نون لیگ جج خرید لیتی ہے، مبینہ طور پہ آپ کے الزامات ہیں، لیکن اب وہی پلٹ کے آپ لوگوں پر، آپ کے اتحادیوں پہ آ رہا ہے۔ لال چند ملی صاحب، شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے غریدہ۔ بیسیکلی یہ پہلی آڈیو لیک نہیں آئی ہے، آڈیو لیکس کی ایک سیریز ہے جو گزشتہ 8 ماہ سے بار بار آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور اب تک ایک بھی ویریفائی نہیں ہوئی ہے، ایک کی بھی فورنسک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ کورٹ میں نہیں آئی ہے۔ لیکن میں اس کے ایک پولیٹیکل ویو یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے جیسے جیسے یہ پنجاب اور کے پی میں جو جنرل الیکشنز کا معاملہ ہے اور کورٹس میں گیا ہے، تب سے ہم دیکھ رہے تھے مریم نواز صاحبہ کا جو ٹون ہے، ٹینیور ہے، وہ بالکل جو ہے جوڈیشری کے خلاف تھا، اور ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس چیز کی قسم کی چیزیں کریں گے تاکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان آڈیو لیکس کے پیچھے مریم نواز ہیں کہیں؟ جی، تاریخی طور پہ یہ رہا ہے، یہ کہ پہلی آڈیو نہیں ہے، پہلے بھی آڈیوز اور ویڈیوز مریم نواز صاحبہ لاتی رہی ہیں، آج رانا ثناءاللہ صاحب سامنے لے آئے ہیں۔ میں شاہین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کل پروف بھی ان کو کرنی پڑے گی، یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہو، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کی سیکیور لائنز ہوں، وہ اس طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بھی مریم نواز نے کروائی ہوں گی آپ کے مطابق؟ جی، جس نے بھی کروائی ہے نا، میرے مطابق یہ ہے کہ یہ جس نے بھی کروائی ہے، یہ بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اللیگل ہے، یہ پہلے بھی کبھی پروو نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہونا۔ اور میرے نزدیک جو ہے وہ ایک یہ چیز بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی اس آڈیو اور ویڈیو ٹیپس میں موجود ہے، اس میں جو یہ ریکارڈ کرتا ہے اس ریکارڈنگ کرنے والے کا سامنے آنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور سب کو پتا ہے یہ کس کے پاس یہ فیسلٹیز موجود ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی آج ہوم منسٹر جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور کم از کم اس معاملے کو بالکل وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ آپ کارپیٹ کے نیچے نہ دبا دیں، اس کو نہیں دبنا چاہیے۔ تو یہ تو آپ کو خود مطالبہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جی اس کی فورنسک کروائیں۔ بالکل، ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ ملک محمد قیوم کی بھی جو آڈیو آئی تھی نا، اس کی بھی ہونے چاہیے۔ یہ پاکستان ڈیمانڈ کرتا رہا ہے، یہ کوئی نون لیگ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سے حملے کرنے سے والا جو معاملہ تھا وہ تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں لے گئی تھی، وہ آپ شاید اس سے باخبر ہوں گے یا بے خبر ہوں گے، وہ تو پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں لے گئی تھی، لیکن ابھی تو آپ لوگوں کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کی فورنسک ہونی چاہیے۔
जी बिल्कुल करा लेना, ये हमारे मुतालबात तो कौन से हमारे मुतालबात पे, हमारा मुतालबा तो ये भी था कि इमरान खान पे हमला हुआ है, उसकी एफआईआर ले ले, तो नहीं ले रहे हैं। ये कौन सा हमारे मुतालबात पे चल रहे हैं? ये बिल्कुल अपनी जो सर वो तो कानूनी मुतालबा कार्रवाई आपके है अपनी पूरी करें, गवर्नमेंट से था ना, लेकिन आपकी अपनी बुनियादी तौर गवर्नमेंट पे थी, इसका पीटीआई टोटल की अपनी गवर्नमेंट थी पंजाब में, आप लोग एफआईआर नहीं करवा सके थे? जी बिल्कुल नहीं हुई थी ना, हमने उस वक्त भी कहा था नहीं हो रही है, और कौन नहीं करने दे रहा है, ये उसके पीछे भी ऑडियो लीक्स वाले ही हैं जो ऑडियो लीक्स ले आ रहे हैं, जो कौन मौजूदा है कौन है पपेट खुल गवर्नमेंट खुल को के बात करें, जिस तरह कौन है जो ऑडियो लीक्स मूव के कर रहे हैं, पीछे? जिस तरह से कौन आपने है जो कहा, आपकी एफआईआर नहीं होने दे रहे थे? कौन है? ये सबको मालूम है गरीदा, अब ये कोई नई ढकी छुपी सर आप बात लोग नहीं नाम है। नहीं ले सकते तो फिर मेरा हकीकी चेयरमैन कह आजादी का चुका है, मतलब इसके क्या? पीछे जब आप लोग डर्टी नाम हैरी नहीं ले है, सकते इसके फिर आप पीछे हकीकी है, आजाद इसके नहीं है पीछे ना। वाई है। ये दुनिया को सारा का मालूम है कि जिन्होंने जीआईटी को काम नहीं करने दिया, जिनको जीआईटी के मेंबरान को पे असर रसूख करके सर और आपका उसको स्लोगन जो हकीकी 3 शूटर आजादी थे का है ना, उसकी तो स्टेटमेंट बोलने टेक की आउट भी कराई। हकीकी आजादी ले लेना। मेरा फ्लोर हाजिर है, मेरा प्रोग्राम हाजिर है, आप बोल दें, नाम ले दें। आप किसका है, कौन है पीछे? जी मैं ले रहा हूँ डर्टी हैरी का नाम, मेरे चेयरमैन ने डर्टी हैरी का नाम लिया है, मेरे चेयरमैन ने उस पे प्रेसिडेंट को लेटर लिखे हैं, अदलिया को लेटर लिखे हैं कि इनके खिलाफ नोटिस ले, इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं, होना डर्टी हैरी चाहिए। तो किसी का नाम आपका नहीं है ना, प्रोग्राम, हर नाम प्रोग्राम लेना। हमारे लिए हाजिर है, हर प्रोग्राम में बात कर ABCD सकते हैं। नाम लेना, XYZ नाम लें, डर्टी हैरी किसी का नाम नहीं है सर पाकिस्तान में। जी चले, आप तो बहुत वो मजी हुई जर्नलिस्ट है, आपके लिए तो 1 मिनट का काम है ये मालूम कर लेना कि हम डर्टी हैरी किसको कहते हैं, और आप बाकायदे नशर भी कर सकती हैं, ट्वीट भी कर सकती हैं। आज आप ऑडियो लीक्स पे भी ट्वीट्स किए आपने, मैंने देखी है, ये तो आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि इन ऑडियो लीक्स के पीछे भी डर्टी लीक्स वाले लोग ही हैं? जी देखिए, किसके पास फैसिलिटी, आपके डर्टी पास हैरी है, वाली। मेरे पास है, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट है, मेरे और आपके पास तो ये फैसिलिटी नहीं है ना। ठीक है, ठीक है। जिनके पास ये रिकॉर्ड, या तो कोई दुश्मन मुल्क ये कर रहा है, या राग कर रहा है, मोसाद कर रहा है, CIA कर रहा है, अगर वो भी कर रहे हैं तो भी बड़ी अच्छा, खतरनाक बात है। तो एक भी चीज इस मुल्क पहले के लिए, डिसाइड इस कर मुल्क की लेते हैं सिक्योरिटी के लिए बिफोर आई खतरनाक गो बात टू है कि राना। आपके जजेस की सिक्योर लाइन, आपके प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन को अगर वो टेप कर रहे हैं, अगर वो नहीं ठीक, कर रहे हैं, तो फिर ये ठीक। फैसिलिटी किसके पास है इनसाइड द कंट्री? ठीक है, बिफोर आई गो टू राना एहसान साहब, एक चीज डिसाइड कर लेते हैं। पहले आपने मरियम नवाज पे इल्जाम लगाया, अब आप डर्टी हैरी पे इल्जाम लगा रहे हैं। कौन है ऑडियो लीक के पीछे, मरियम नवाज है कि डर्टी हैरी है? कोई एक बंदा डिसाइड कर लेना। अब मुझसे सवाल है जी आपका ये? लालचंद साहब आपसे है ये। जी देखिए, आजकल जो डर्टी हैरी की पॉलिसीज है वो बाजवा देके गए, और उसमें सारे अमल कर रही है, पूरी गवर्नमेंट कर रही है, मरियम नवाज कर रही है, और अच्छा, वही सेटअप ठीक है। मौजूद है। अच्छा। उसमें कौन सी तब्दीली आई है? वही काम कर रहे हैं जो पहले अच्छा। काम चल रहा था जनरल बाजवा के टाइम पे, रिटायर्ड के टाइम पे, इस पे भी वही बात काम अभी जारी है। वो इस पे भी सारे बात लोग कर एक ही लेंगे। प्लेटफॉर्म पे, जनरल सेम बाजवा पेज पे पे। लगाए जाने वाले इल्जामात पे भी प्रोग्राम में आगे बात कर लेते हैं। राना एहसान साहब, द फ्लो इज नाउ योर्स, अब आप जवाब दीजिए। सारे का सारा मलबा आप पे आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ऑडियो लीक्स आप लोगों का काम है, फॉरेंसिक आप लोग करवाएंगे, किस तरह करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फिर ये भी सबसे पहले तो जो शाहीन साहब ने बातें की, अगर जब ऑडियो लीक्स हमारे लोगों की हुई थी तब भी वो ये बातें करते तो इनकी सारी बातों में वजन होता, लेकिन तब ऐसी बातें शाहीन साहब ने मैंने तो नहीं सुना, और ना जो है बदी साहब ने ऐसी बातें की। तो अब जब इनकी क्लैरिफाई कर दूं सिर्फ 1 मिनट में, अगर आप मुझे इजाजत दें, एक आधे मिनट में। देखिए राना साहब, मेरे तमाम प्रोग्राम उठा ले, मैंने आज तक किसी ऑडियो वीडियो लीक को रिलाय नहीं किया अनटिल अनलेस उसकी ऑथेंटिसिटी सामने नहीं आए, और मैंने हर ऑडियो वीडियो लीक को कहा है। बल्कि जब शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक आई थी तो मैंने कहा है कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो अगर सिक्योर नहीं है ना, आपने मेरे प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में भी कहा, तो फिर कौन सिक्योर होगा? इसकी तहकीकात पहले होनी चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा, इसलिए क्लैरिफाई अपनी स्टेटमेंट कर दूं, बाकी आपको पूरा हक है बात करने का। राना साहब नहीं, अगर शाहीन साहब ने कहा है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि अगर उन्होंने ये कहा है तब भी कहा है उन ऑडियो लीक्स के ऊपर, तो अच्छी बात है। लेकिन पीटीआई ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने इसको पूरा जो है वो सियासी मफाद उनका लेने की जो है वो कोशिश की। लेकिन अब इधर आ जाए, देखिए कोई वजह है ना कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है या रूल ऑफ लॉ की जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 129 है 140 में से। तो ये आपको बताता है कि किस तरीके से जस्टिस सिद्दीकी ने जो माँ की कसमें खा के कहा कि किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनती रही हैं, और फिर अब ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं कि किस तरीके से जहां जुडिशरी का एक रोल होता है कि उसने मिंगल नहीं करना होता सियासतदानों से, उसने अपना एक अलहदगी और एक अपने तरीके से चलना होता है, जहां वो एक आइसोलेशन में किसी हद तक रहते हैं सियासी मामलात से।
तो यहाँ तो डायरेक्ट जो है वो चीजें, अगर ये ठीक है ऑडियो लीक्स, तो लग रहा है कि फिक्स की जा रही थी और मैनेज की जा रही थी, तो डेफिनेटली इस पे तहकीक होनी चाहिए। और जो इंटीरियर मिनिस्टर ने बात की है कि इसका फोरेंसिक सबसे पहले, लेकिन फोरेंसिक कहाँ से करवाएंगे? शोएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। शोएब शाहीन साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये हुआ है और कुछ ताकतवर लोगों ने करवाया है, तो उन्हीं के अंडर, गवर्नमेंट के अंदर किस तरह फोरेंसिक होगा? रिलायबल कैसे होगा? फोरेंसिक कहाँ से करवाएंगे आप? देखिए, वो तो बड़े तरीकाकार हैं फोरेंसिक कराने के। आप यहाँ अगर पाकिस्तान में नहीं एग्री करते तो कोई इंटरनेशनल फर्म हायर की जा सकती है जो न्यूट्रल हो। तो ये चीजें तो मैनेज की जा सकती है। मामला नहीं है कि फोरेंसिक के ऊपर वो बने कि फोरेंसिक कहाँ से होगा और वो रिलायबल है नहीं है। बड़ी प्राइवेट सेक्टर में फर्म्स होती हैं जहाँ से आप जो रिलायबल मानी जाती हैं, तो ये तो चीजें मैनेज की जा सकती है। लेकिन देखें, ये मैं फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान की जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें हम बिल्कुल बॉटम पे हैं, और ये एक वेकअप कॉल है जुडिशरी के लिए भी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, बहुत चीजों पे सुओ मोटो लिया जा सकता है, वहां भी लिया जा सकता है। और इन चीजों को मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली अगर ये सच है और ऐसी कॉन्वर्सेशन ये बिल्कुल ठीक है, तो ये जुडिशरी की साख इसके ऊपर सवालिया निशान उठता है, और जो फैसले होते रहे देखें उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। राइट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जल्द अज जल्द फौरी तौर पे इन ऑडियोज का फॉरेंसिक करवाया जाए। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इमरान खान साहब का जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी का जो एक मुतालबा है उस पर बात करेंगे। इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब की पेटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जिक्र भी हुआ इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। इन मामलात पे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज मौजूद है हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब, लालचंद मलही साहब, शोएब शाहीन साहब, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। इमरान खान साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को खत लिख दिया है, और उसके लिए बुनियाद बनाया है जावेद चौधरी के कॉलम को। सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार है। लेकिन मसला यह है, दो तीन अहम सवालात यहाँ पे जनरेट होते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह से एक सुनी सुनाई या लिखी लिखाई बात पे एतबार कर सकते हैं। जावेद चौधरी के कॉलम में जो बातें लिखी गई हैं उसका सबूत कहां पर मौजूद है कि वही गुफ्तगू जनरल बाजवा ने की है। इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इमरान खान साहब या इंक्वायरी की प्रोसेस में किस तरह से साबित कर सकेंगे? सिर्फ कुछ सुनी सुनाई बातें, कुछ लिखी लिखाई बातें, और वो भी जो कि जावेद चौधरी साहब अपने एक वीलॉग में तरदीद कर चुके हैं। जावेद साहब ने क्या कहा था बाजवा साहब से होने वाली गुफ्तगू के हवाले से, तरदीद और वजाहत किस तरह से की, जरा वो सुन लीजिए। फिक्रा ये है कि हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए ख़तरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है कि एग्जैक्ट ये वर्ड्स जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहे थे, बल्कि इसके आगे और पीछे बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजाहत मैंने अगले कॉलम में करने। और मैं ये भी वजाहत कर दूं कि ये एग्जैक्ट वर्ड जनरल बाजवा साहब के नहीं थे। इनके वर्ड्स के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारी डिटेल है जो मैं आने वाले कॉलम में जिसका मैं जिक्र करूंगा। जिस कॉलम को बुनियाद बना के इमरान खान साहब जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, उस कॉलम को लिखने वाले ने खुद ही तरदीद कर दी कि जनरल बाजवा के ये अल्फाज नहीं थे। तो क्या खान साहब ने ये देखा नहीं, या महज सुनी सुनाई बातों पर इतना बड़ा खत लिख दिया और एक साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं? गिवन दैट के इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे, जबकि वो वज़ीर आज़म थे, अदम एतमाद आने वाली थी, तो जो उनका इकदाम था कौमी असम्बली को तहलील करने का, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है अपने फैसले में अप्रैल 2022 के कि इमरान खान और सदर आरिफ अलवी आइन शिकनी के आइन से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इमरान खान जो कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं जनरल बाजवा के खिलाफ मुबैना तौर पर आइन से खिलाफ वर्जी का, वो सिर्फ सुनी सुनाई बात पर मबनी है, एक लिखे लिखाए कॉलम पर मबनी है, उसका सबूत कोई मौजूद नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित नहीं हो सकता। जबकि इमरान खान साहब के बारे में कोर्ट ऑफ लॉ, हायर कोर्ट ऑफ लॉ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसका फैसला मौजूद है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन चिकनी हुई है। प्लस अगर आज इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ इकदामात, इंक्वायरी, तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, तो मासी में इन्हीं जनरल बाजवा के दिलदादा थे, इन्हीं जनरल बाजवा की तारीफें किया करते थे, और इन्हें सबसे बड़ा डेमोक्रेट, सबसे बड़ा पैट्रियट कहा करते थे। वो भी जरा सुन लीजिए। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है
ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल आया। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैंने कभी इस तरह की सख्ती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उस दौर में नहीं देखी जो मैंने इस जनरल बाजवा के इस दौर में देखी। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। इमरान खान साहब के कॉल ऑफ फेल में तजादात, पहले इन्हीं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर कर दी, ताहयात एक्सटेंशन तक देने पे राजी थे, लेकिन आज इंक्वायरी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। लालचंद मली साहब, ये क्या आपके कॉल ऑफ फेल का तजाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? ये दोहरे मयार क्यों है लालचंद मली साहब? जी शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो आप किसी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकती। जनरल बाजवा के हम हवाले से जो तारीफ हुई वो ये पूरी कौम तारीफ करती रही है। जिस तरह से पाक फौज ने जो कोरोना में अपना रोल प्ले किया और उसके बाद एक टीडी का मरला आया, उसके बाद आगे इंडिया से हमारी जो कन्फ्लिक्ट हुई उसमें पाक फौज के जवानों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया और एक पेज पे थे, और ये इमरान खान अपना सरेआम कहते रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक अपॉइंटमेंट का मामला आया तो उनसे और जो एक एहतसाब के अमल में उन्होंने कहा कि जो मौजूदा पीडीएम है और इत्तेहादी है, इनको एनआरओ दिया जाए, उस पे उनके इख्तलाफात शुरू हुए। अब आ जाते हैं आपकी लेटर पे कि इमरान खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो सुनी सुनाई कही कही बातें हैं, यानी कि आप जो चौधरी साहब है उनके आर्टिकल को कोई वैल्यू नहीं कर रही, या वो इस तरह के कोई सहाफी है जो आमतौर पे झूठ लिखते रहते हैं, या आफ्ताब इकबाल साहब जो है उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। तो मैंने एक तो पतन ये बात नहीं की, इंक्वायरी का मुतालबा इमरान खान साहब ने किया है, वो इंक्वायरी जाहिर है किसी कमीशन के थ्रू होगी ना, किसी कानून के थ्रू होगी। तो क्या एक कॉलम आप कोई कानूनी सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। जी 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 बिल्कुल। देखे, बात सुने, इमरान खान ने ये नहीं कहा है कि वो कल जो है अपना जमान पार्क में बैठकर कोई इंक्वायरी शुरू नहीं कर रहे। वो पाकिस्तान अफवाज के जो सुप्रीम कमांडर है डॉक्टर आरिफ अली साहब, सदर पाकिस्तान, सदर साहब भी खुद इंक्वायरी तो नहीं करेंगे ना, पर्सनली तो नहीं करेंगे ना, कोई कमीशन तश्कील देने की बात करेंगे या सुप्रीम कोर्ट को लिख देंगे या गवर्नमेंट को लिखेंगे। कमीशन किसी कानून के तहत कार्रवाई करेगा ना, तो एक कॉलम कानूनी सबूत है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। बिल्कुल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट कई मामलात में अखबारी खबरों पे सुओ मोटो नोटिस लेते रहे हैं, उन पे वो इंक्वायरी करते रहे हैं, अगर साबित होता है तो उस पे वो इक़दामात करते रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है पाकिस्तान के जो पूरे इस माहौल में। आप ये साबित कैसे करेंगे कि जनरल बाजवा ने ये बातें कही हैं? जावेद चौधरी साहब खुद तरदीद कर चुके हैं। सर जावेद साहब खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। जावेद साहब किस चीज की तरदीद की? किस चीज की करेंगे? इस चीज की करेंगे कि इमरान खान खतरनाक, सुने ना, अभी इमरान खान खतरनाक साबित हो गए हैं। इस चीज पे करेंगे कि उन्होंने नैब से जो है शौकत तरीन को एनआरओ नहीं दिलवाया या माफी नहीं दिलवाई, या वो इस चीज की तरदीद क्या कर सकते हैं कि उन्होंने रशिया की जो है वो मजम्मत कर दी थी कि उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, क्यों किया, जबकि एक सिविलियन गवर्नमेंट का फैसला था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो ये सारे मामला आपको इन सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा ना आपको। आप एक चीज तो नहीं लिखी है, ये सारी चीजें इन कालमों में मौजूद है, आप एक सहाफी ने भी नहीं लिखी। अब इनको क्या, आफ्ताब इकबाल साहब जो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं खुद ऑडियो रिकॉर्ड्स कर रहा था। अब देखें, ये मरियम नवाज का और जनरल बाजवा साहब का कहा और किसी ने कहा, सर यही सुनी सुनाई पे आप लोगों ने कहा था जी फलां ने मुझे कहा था, ब्रिगेडियर सैमसन शरफ ने कहा था, उसने फलां को कहा था कि 35 पंक्चर लग गए हैं। ये तो सियासी बयान था। सर ये सुनी सुनाई बातों पे आप लोग बयान
देखें, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, पाकिस्तान के मोतबर अखबारें हैं, मोतबर सहाफी हैं, वो ये चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने ही दोस्तों को, अपनी मीडिया के दोस्तों को इतना अंडरमाइन क्यों कर रही हैं? अच्छा, आप इसको गलत रंग दे रहे हैं। माजरत के साथ मैं इसका कानूनी एस्पेक्ट डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि आप इंक्वायरी किस बुनियाद पे करवाएंगे, साबित कैसे करेंगे कि जनरल बाजवा ने ये बातें की। अच्छा सर, आई हैव टू गो टू कमर दिलशाद साहब एज वेल, इलेक्शन की भी कुछ बात करनी है, लेकिन कमर साहब आपके पास आने से पहले इजाजत दीजिएगा, शुएब शाहीन साहब से सिर्फ मैं एक चीज पूछ लूं। शुएब साहब, जो इमरान खान साहब ने आज खत लिखा है प्रेसिडेंट को, क्या सिर्फ एक कॉलम की बुनियाद पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है किसी के भी खिलाफ, सिर्फ कॉलम की बुनियाद पे? देखें, अगर किसी के बारे में, जैसे ये बाजवा साहब के बारे में जी जावेद चौधरी साहब और आफ्ताब इकबाल साहब ने अगर कहा है और ऐसी सीरियस बातें कही हैं, संजीदा बातें जो उनके खिलाफ एक्शन तक जा सकती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन हुई है, जैसे मसलन ये कहा गया कि जी मैं इमरान खान साहब के फ़ोन टेप कर रहा था, ये बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि अगर सिक्योर्ड लाइन की फ़ोन टेप होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। इसी तरह के कई चीज़ें। अब इसके लिए ज़रूरी था, सुप्रीम कोर्ट की इस पे जजमेंट भी है, इसके लिए ज़रूरी था कि बाजवा साहब एक लाइन की डिनाइल देते कि जो जावेद चौधरी साहब ने और जो आफ्ताब इकबाल ने मेरे मुताल्लिक बातें की हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये साबिक सिविल सर्वेंट बयान दे सकता है इसके सामने? क्यों नहीं दे सकता? पाबंदी नहीं है? नहीं, किसी के सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी नहीं है। अच्छा, उनको बयान देने, उनको अपनी स्टेटमेंट देने, उनको अपनी पोजीशन वाजे करने और खुल के बात करने में किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है उसका, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई इल्जाम आ रहा है या उसका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उस पे लाजिम है। ये वैलिड पॉइंट आपका कि जनरल बाजवा एक लाइन का डिनाइल दे देते हैं। और एक बात, जब आपका नाम मंसूब करके कोई एलेज कर रहा है, आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसका जवाब नहीं देते, तो मीनिंग देयर बाय प्रिजम्पशन ये जाएगा कि जो कुछ वो कह रहा है वो दुरुस्त है। लेकिन ये कानूनी एतबार से क्या बिल्कुल इसका फिर देखें, जहां तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, इंक्वायरी का अगर इंक्वायरी का मतलब ये नहीं है सजा दे दें। इंक्वायरी का मतलब ये है कि आप इसको इंक्वायर कर ले कि ये बात जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है कि गलत है। अब अगर जावेद चौधरी कहता है यस ये बातें मेरे सामने कही, मेरे सामने ये दो बंदे मौजूद थे, आफ्ताब इकबाल कहता है यस मेरे सामने ये बातें की, फिर बाजवा साहब को बुलाया जाएगा, अब आप अपनी स्टेटमेंट दो। वो आकर कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं या इतनी बात दुरुस्त है, लेकिन वही कह रहा हूँ ना, बात खत्म हो गई। या वो आकर कहते हैं कि नहीं इतनी बातें दुरुस्त हैं, इतनी बातें गलत हैं, उनकी स्टेटमेंट मस्ट है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा इमरान खान साहब पे या जावेद चौधरी और आफ्ताब इकबाल पे, वो कहें कि हाँ ये जो कुछ कह रहे हैं बाजवा साहब इनकी हद तक ये इनकी स्टेटमेंट गलत है। फिर ये इंक्वायरी का मतलब भी यही होता है कि उसका आप तरीके से सारी चीजों को फोरेंसिक भी करा सकते हैं, जो कुछ वो बातें कर रहे हैं। एक जावेद चौधरी जैसा, आफ्ताब इकबाल जैसा सीनियर साहब अगर कोई बात करता है तो यकीनन उनके पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी प्रोबेबली, क्योंकि ऐसी सीरियस बात वो कर नहीं सकते पब्लिक में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी कि क्या जावेद चौधरी और आफ्ताब इकबाल के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है उन इंटरव्यूज की। कमर दिलशाद साहब आपके पास आएंगे इलेक्शंस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर ये केस डिस्कस हुआ, शुएब शाहीन साहब की पिटीशन भी है, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब एंड जस्टिस एजाज साहब ने लिख दिया है हुक्म में कि हम चीफ जस्टिस को ये मामला भेज रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी आज पेशी हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट अहकामात सादिर कर सकती है इलेक्शन करवाने के हवाले से? कमर दिलशाद साहब। नहीं, पहले मैं जरा जनरल बाजवा के बारे में एक सेकंड बात जी जरूर। सबसे पहली बात यह है कि जनरल बाजवा साहब को सहाफियों से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए था। अब वो खबर गलत है, सही है, जावेद चौधरी साहब कुछ कहते हैं, आफ्ताब इकबाल कुछ कहते हैं, तो बिला वजह जनरल बाजवा साहब ने इनको इन्वाइट क्यों किया, क्यों उनसे बातचीत की? खामोश रहते जैसे जनरल क्या नहीं खामोश बैठे रहे। सदर अयूब खान जो था उन्होंने किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया टिल डेथ तक। लोगों ने बड़ी खुशामदी की, पर नो मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। इसी तरह के जनाब ये जो जनरल बाजवा साहब ने कभी किसी सहाफ़ी से मुलाकात कर रहे थे, कभी कोई ज़राए से बात कर रहे थे, तो खुद कंट्रोवर्शियल बने जनरल बाजवा साहब, खुद क्यों उनको इन्वाइट किया गया? बाकी रह गया जो खत लिखा है सदर ममलकत को, सदर ममलकत को खत डिफेंस मिनिस्ट्री को भेज देगी, डिफेंस मिनिस्ट्री फाइल कर देगी, मामला खत्म हो जाएगा। इसमें किसी को मामला वो सदर के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि कमीशन बनाना या सुप्रीम कोर्ट लिखना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो खत लिखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री को खत लिखेंगे, तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ख्वाजा आसिफ साहब इस खत को फाइल कर देंगे। ये तो मेरा अपना पॉइंट है। अब आइए अपने जो बात सवाल किया आपने, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहली अहम बात तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ऑनरेबल जजों ने चीफ इलेक्शन कमीशन को किस हैसियत से बुलाया। चीफ इलेक्शन कमीशन की हैसियत भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है।
کوئی بہت بڑا کیس ہو جائے، جیسے کہ ٹھیک ہے 7 اپریل کی رات کو ان کو انوائٹ کیا تھا کہ اب آئندہ انتخابات کی تیاری کے بارے میں ہمیں بریف کر دے، تو انہوں نے ساری صورتحال بتا دی تھی. لیکن اب یہ کہنا کہ ابھی یہ ڈوگر صاحب کوئی ہے، کوئی ایس ایس پی، اس کا ٹرانسفر کیسے ہو گیا، پھر ہم اس کے بارے میں ایک بڑی اہم جو ہے ججمنٹ دینے سے پہلے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس کو ریفر کر رہے ہیں کہ وہ آگے تاریخ دیں گے، وہ آگے بینچ بٹھائیں گے آرٹیکل 184(3) کے تحت. یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. اس لحاظ سے جب ایک الیکشن میں ایک قانون لکھا ہوا آئین کا آرٹیکل 105 ہے، وہ ڈیلیٹ کر دیں. آئین کا آرٹیکل 105 یہ کہتا ہے کہ جس گورنر نے جو تاریخ دینی ہے، تو گورنر جو ہے وہ تاریخ دینے کے مجاز ہے، اس میں کوئی الیکشن کمیشن سے مشاورت کا ذکر نہیں ہے. اس کا وہ جواب گورنر صاحب اپنے ہائی کورٹ میں دے رہے ہیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، تو یہ ایک آئین میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں اگر قومی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو بس صدر مملکت الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے ڈیٹ مقرر کر دیتے ہیں. لیکن جب صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو گورنر دیتے ہیں، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. مجھے ایک آئین کا ابہام ہے، آئین میں ایموگیٹی پائی جاتی ہے. شاید سے بیٹھے ہوئے شاید ان کا جواب دے دیں. لیکن مسئلہ یہ کہنے کی بات یہ کہ ہماری ہائی کورٹ کس معاملے میں بھی اختلاف کس بارے میں انٹرفیئر کر رہی ہے. جب آپ ایک معاملہ طے ہو رہا ہے، معاملے ہو رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشن کو بلانا، سپریم کورٹ میں بلانا، ان کی بھی حیثیت سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے آرٹیکل 213 کے تحت. یہ بھی ہمیں تو سپریم کورٹ کی بات بھی ہماری ناقص رائے میں ادب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا. بلا وجہ ان کو جو ہے بلا کے ان کو ہمیں اچھا نہیں لگا. ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم ناپسندگی کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو آنریبل چیف جسٹس جو ہے بہت احترام کرتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کا، لیکن جو جج صاحب نے بلا کے پوچھنا، اس طریقے سے پوچھنا، ہمیں اس کو اچھا ہی لگا. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. رانا احسان صاحب آپ کی اجازت سے آپ کا وقت جو ہے وہ ڈیو ہے، واپس آتے ہیں تاکہ آپ کے جواب کو انٹرپٹ نہ کیا جا سکے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رانا احسان صاحب سے سوال کرتے ہیں. لال چند ملی صاحب بھی موجود ہیں، قمر دلشاد صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، اور شعیب شاہین صاحب کی پیٹیشن الیکشن کے حوالے سے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رانا احسان صاحب، اگر جو اس سے پہلے ڈبیٹ ہو رہی تھی اس پہ آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، مریم نواز صاحبہ نے بھی آج الگ کر لیا، یعنی کہ نون شین سے الگ ہو گئی ہے، جس چیز کو آپ لوگ مسلسل ڈینائی کر رہے تھے. مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف آئیں گے. یعنی کہ حالات اتنے برے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ڈسٹنس کر لیا ہے گورنمنٹ سے. دیکھیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنرل باجوہ کی اور خان صاحب کی جو لو سٹوری تھی وہ اقتدار کی لو سٹوری تھی. جب وہ اقتدار کے اندر انہوں نے بارہا کوشش کی کہ ان کو توسیع دے دی جائے، وہ نہیں دے سکی اور ان کی حکومت کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا یا بچایا نہیں، تو یہ تکلیف ہے. اور وہ اب اگر ان کو یہ لگ رہا ہے تو وہ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. وہ پریزیڈنٹ کو کیوں خط لکھ رہے ہیں، وہ جو ہے باقاعدہ کورٹ میں پٹیشن دائر کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سنوائی ہو. تو ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نون میں سے شین نکل رہا ہے. یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں. یہ پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے. اور حکومت وہ ہوتی ہے جہاں جس طرح 2013 سے 18 پی ایم ایل این نے جو ہے حکومت کی اور پورا ٹینیور جو ہے انہوں نے اپنی سر، آپ تو آئین کی تشریح کے ہی مخالف جا رہے ہیں. آئین کہتا ہے کہ دا گورنمنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دا کیبنٹ، تو پرائم منسٹر اس وقت نون لیگ کا ہے سر. نہیں بالکل، لیکن اٹ از اے کولیشن. یہ اس میں جو ہے دیگر جماعتیں ہیں جس کے ووٹ سے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بنے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ بھی ہے وہ مل کے جو ہے وہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور بالکل فائنانس منسٹری تو آپ کے پاس ہے، فائنانس منسٹری آپ کے پاس ہے، برڈن آپ کو لینا پڑے گا. سر آپ کا ووٹر، ہم برڈن لے رہے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہیں، نہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہم ادھر ہی موجود ہیں. لیکن یہ کہنا یہ عمران خان کی حکومت کا جو ہم باقیات ہیں وہ صاف کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اس حکومت میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم نے کون سے کوئی ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے وہ اپنے منصوبوں پہ لگا دیے ہیں. سر معذرت کے ساتھ یہ عمران خان پہ ڈالنے والا بیانیہ آپ کا ووٹ کیش نہیں کروائے گا. اس وقت پرفارمنس آپ کی ہوگی. پیٹرول کل آپ لوگوں نے 272 پہ کر دیا، 300 تک جا سکتا ہے، 350 تک جا سکتا ہے. جواب عوام کو آپ نے دینا ہوگا سر، عمران خان نے نہیں. دیکھیں گریدہ، اگر کوئی آلٹرنیٹیو آپشن ہے اور یہ ہم کام نہ کریں، یہ اقدامات نہ لیں، تو پھر جو مصیبت پاکستان پہ آئے گی وہ کیا حال کرے گی عوام کو، اور وہ کیا حال کرے گی پاکستان کی معیشت
का, तो हम तो वो सर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों ने अमीरों पर तो कोई टैक्स लगाया ही नहीं, इस पे अलग प्रोग्राम में गुफ्तगू कर लेंगे। शोएब शाहीन साहब, आपकी पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज एक और केस में, गुलाम डोगर वाले केस में, जो कि मुबैना ऑडियो में भी जिसका जिक्र हुआ कि मज़ाहिर नकवी साहब की बेंच पे लगना चाहिए। एनीवे, सो वहाँ पे हुक्म में, तहरीरी हुक्म में ये आया है कि मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया जाए सो मोटो के लिए। आपकी पिटीशन ऑलरेडी पड़ी हुई है, मेरी पिटीशन पड़ी हुई है, सो मोटो भी ज़रूर ले सकती है कोर्ट, लेकिन जब पिटिशनर मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेजॉरिटी मेंबर्स 11/1 के फ़र्क से हमने एक रेजोल्यूशन पास करके एक पिटिशन फाइल की है, और वो बार की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पिटिशन है, वो वहाँ पेंडिंग है। और मैंने रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को थ्रू एप्लीकेशन अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त के ज़रिए कि ये इसको 15 तारीख को या 14 तारीख को फिक्स कर दी जाए। अभी तक उन्होंने फिक्स नहीं की। लेकिन ये इलेक्शन का मामला ऐसा मामला है कि जहाँ पे अदालतों को इंटरफेयर करना पड़े या करना चाहिए? ये आइन की सुप्रीमेसी का क्वेश्चन है, आइन की बालादस्ती का क्वेश्चन है। ज़ियाउल हक ने कहा मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा, 9 साल नहीं कराए, 11 साल नहीं कराए, वो बैठे रहे टिल डेथ। वो जो कराए भी, वो भी तो लूले लंगड़े किस्म के गैर जमाती इलेक्शन कराए। बात यह है कि आइन की बालादस्ती का सवाल है, रूल ऑफ लॉ का सवाल है। आइन कहता है 90 डे, क्या हम, अच्छा जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है 5 साल जब पूरे हो जाएं वो कहेंगे कि हम नहीं जाते? ये तो नहीं लिखा 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तो हम नहीं चलेंगे, घर चले जाएंगे। हम क्यों जाएं, हम बैठे हुए हैं, ना जाएं। देखें, जब आइन का एक चीज़ लिखी हुई है कि जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाए 90 डेज में इलेक्शन होने, नो एक्सक्यूज, कोई इदारा इससे बाहर निकल नहीं सकता। इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं लगी ना, और लगेगी भी तो ये कहाँ कहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इमरजेंसी भी लगे, ये कहाँ कहा है कि इलेक्शन नहीं होगा प्रोविंशियल असेंबली का। 105, 224 बड़ा क्लियर है, 2 सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व हो गई हैं। डिले का ऑप्शन तो मौजूद है ना, और पाकिस्तान की तारीख में इसके हवाले भी मौजूद हैं। देखें, हवालों को तो हम तब लेकर आएंगे कि जब कोई ऐसी कैफियत पैदा हो, लेकिन आइन ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी। आइन ने 90 डेज की डेट मुकर्रर की है। 1 महीना इन्होंने, जिसको कहते हैं ना हुए बदरा बहाना बेसियार, कोई एक के कंधे डालता है, कोई दूसरे कंधे डालता है, कोई तीसरे कंधे डालता है। कोई कहता है मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, कोई कहता है मेरे पास नफरी नहीं है, कोई कहता है कि जनाब मैं डेट नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन देगा, इलेक्शन कमीशन कहता है मुझे फंड्स नहीं मिल रहे। ये सारे मिलके सिर्फ इमरान खान से इस बात पे डर रहे हैं कि अगर इलेक्शन में जाएंगे तो वो जीत जाएगा। बस इस बात पे सारे ड्रामे हैं, सारी ये बातें हैं। राना एहसान साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर सकती है? और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि गवर्नमेंट कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बाकी मामलात प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्शन कैसे करवाएं? यानी कि इस वक्त बॉल गवर्नमेंट की कोर्ट में है। गवर्नमेंट तो हकायक बता रही है, और देखिए मैं इसमें पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर वफाक में किसी हुकूमत जो है वो किसी और पार्टी की होगी और इलेक्शन जो है वो सूबों में होंगे, और फिर बाद में सूबों में किसी और की हुकूमत होगी और इलेक्शन वफाक में होंगे, तो ये एक नया तनाजा खड़ा कर देगा, एक नया ईरा शुरू हो जाएगा जहां हम पहले ही इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानते, तो ये मजबूत हो जाएगा कि जी इलेक्शन जो है वो हाईजैक हो गया। लालचंद साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट लेना चाह रही थी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो साबका है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है इलेक्शन कमीशन की, अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट की हैसियत है तो उनको रोना छोड़ देना चाहिए और उनको सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसले करने चाहिए, और जो अगर ना माने तो उस पर कंटेम्प्ट करना चाहिए। आप मुंशी कहने पे तो नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो आपकी आईनी जिम्मेवारियां हैं वो पूरी करने के लिए आप कोर्ट को बताते हैं कि फौज नहीं आ रही है सिक्योरिटी के लिए, हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, अदलिया रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं दे रही है, तो भाई अगर आपकी हैसियत कोई है तो आप अपनी अथॉरिटी को असर्ट करें। आप लंदन से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि आपको अहकामात लंदन से आते हैं, वो लेने बंद करें। जो मरियम नवाज साहबा ने, मैं आखिरी कमेंट करना चाहूंगा, जो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, तो मोहतरमा पाकिस्तान की कौम को बताए कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ ने हल्फ भी नहीं लिया था, तो आप तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में धंधनाती घूम रही थी और वीडियोस रिलीज कर रही थी, तो अब क्यों उससे आप हट रही हैं? आपके घर में जो झगड़ा सिर्फ इसी लेवल पे नहीं है, कैप्टन सफदर ने बिल्कुल ठीक कह दिया है, आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया लालचंद मली साहब, राना एहसान अफजल साहब, शोएब शाहीन साहब एंड कमर दिलशाद साहब इससे पहले मौजूद थे। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock. अल्लाह हाफ़िज़।